आपके पास वो कैब का सीट नहीं होगा, क्योंकि हमने वो कैब आज मना कर दिया देने से, क्योंकि आज सीधा जो है हम लोग क्लास की बात करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। तो यहाँ पे क्लास का जो आज नाम है बच्चे, वो नाम है इसेंशियल क्लास। इसेंशियल क्लास नाम क्यों रखा समझना, बहुत ही आराम से अपने आप को पहचानना है, अपने आप को जानना है कि आपका लेवल क्या है, आपकी स्थिति क्या है, आपकी परिस्थिति क्या है। हर चीज़ को आप जानो, हर चीज़ को सीखो। सबसे पहले आप कहीं भी यहाँ पर हो, पूरे भारत में कहीं भी पढ़ते हो, हर जगह नाउन, हर जगह प्रोनाउन, हर जगह एग्रीमेंट, हर जगह कंजंक्शन, हर जगह प्रीपोजिशन उसी पार्ट में लगे रहते हैं। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं कि जो पिछले क्लास का बैठा हुआ है, नहीं ना, कोई बैठा हो तो चले जाना, फायदा आज तो बीच में मत निकलना है ना, क्योंकि सेम चीज़ पढ़ाऊँगा जो पहले पढ़ाया हूँ, क्योंकि आज सारे बैचेज में एक ही चीज़ चलने हैं, कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं चलना। अब समझिए गौर से, तो इसेंशियल क्लास में इसका नाम इसेंशियल क्यों रखा, तो आप पहले समझो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम में पूछे क्या जाते हैं। अब अगर मान लो कि क्लास पूरा आपको नाउन प्रोनाउन रिलेटिव एडवर्ब सब पढ़ा दूँ, उसके बाद मैं कहूँ क्या पढ़ाऊँगा, क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन, तो जाहिर सी बात है कि हवाबाजी हो गया, ना तुम करोगे ना हम कराएंगे, क्योंकि जब बैच तुम्हारा खत्म होगा तुम पढ़ने फिर आते ही नहीं हो। इसलिए सबसे पहला काम कि हम लोग वीक में कोई भी एक दिन एसेंशियल क्लास रखेंगे। एसेंशियल का मतलब होता है बहुत ज़रूरी। जैसे समझो पहले क्या क्या एसेंशियल पार्ट है आपके लाइफ में। सबसे पहला क्लोज टेस्ट, नंबर 2 कॉम्प्रिहेंशन, नंबर 3 सेंटेंस, रीअरेंजमेंट, इसको लोग PQRS भी कहते हैं, इसको लोग जम्बल्ड भी कहते हैं। नंबर 4 कॉमन एरर्स, नंबर 5 टेंस, वॉइस, नरेशन। ये इतने चैप्टर्स जो हैं इसेंशियल क्लास में काउंट होते हैं। क्यों भाई, क्लोज टेस्ट जो नंबर है 25 से 30 नंबर का पूछा था आपके एग्जाम में, 25 to 30 मार्क्स। सिर्फ टायर 2 नहीं, टायर 1 और टायर 2 दोनों की बात की जा रही है। CPO PT CPO मेंस की बात की जा रही है। कॉम्प्रिहेंशन में 30 से 35 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट से 20 to 25, कॉमन एरर से 20 to 25, ये तीनों मिलाकर के 70 to 75 मार्क्स के। जरा जोड़ना बेटा, तुम लोगों का मैथ स्ट्रांग है, ये सब मिल करके जरा जोड़ना, कम कम वाला ही जोड़ना, जरा कितना होता है 180, और टोटल पूछे जाते हैं तुम्हारे 250 में 180 माइनस करना, कितना बचा बच्चे 70। अब 180 नंबर का 1 2 3 4 5, ये 5 चूंकि ये तीनों टॉपिक साथ पढ़ाता हूं मैं। अब ये 3-5 टॉपिक से 170 मार्क्स से पूछे जा रहे हैं, और ये 5 टॉपिक्स आप कहीं नज़र दौड़ा लो, आपके मित्र चित्र गित्र कहीं भी हो, आप पता कर लो कि 5 टॉपिक पे कमांड है कि नहीं। उसका कमांड होगा नाउन पर, प्रोनाउन पर, प्रीपोजिशन पर, और वो भी किसी काम का नहीं, कूड़ा और कचरा। अब कहोगे सर आप, तो मैं यहाँ पे आज जैसे मान लो कल्पना करो हमने पाया क्लोज टेस्ट, इसकी 8 दिन प्रैक्टिस आज कराया, कल आज प्रैक्टिस कराऊंगा, कल गए कल फिर प्रैक्टिस दूंगा, पेज बना के लाना, फिर कल एक्सप्लेन करूंगा, परसों फिर प्रैक्टिस, तरसों फिर प्रैक्टिस, यानी अगले जब तक अगला टॉपिक ये स्टार्ट नहीं होगा तब तक इसकी प्रैक्टिस चलती रहेगी क्लास में कंटिन्यू। अब कंटिन्यू प्रैक्टिस इसका हुआ तो बोलो एक टॉपिक के कमांड हुआ कि नहीं हुआ, इसके ट्रिक्स क्या है, मेथड क्या है, टेक्निक क्या है, कैसे बनाओगे, कैसे सोचोगे, वो सब आज पढ़ाऊंगा तुमको। फिर उसके बाद एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा तुमको, हर चीज़ बताऊंगा कैसे तुम सोचना है। जब टॉपिक समाप्त होगा धीरे धीरे दोबारा फिर पढ़ना क्लोज टेस्ट, क्योंकि इसका राउंड फिर तो आएगा यहाँ। तो एक बार नहीं पढ़ना क्लोज टेस्ट, 2 बार पढ़ना कम से कम मेरे बैच में।
एक बार चलते हुए, एक बार क्लास समाप्त होने के बाद जब इसका भूमिका आपको पता चल जाएगा, जैसे एक बार अगर तुमको सर्दी खांसी जुकाम हुआ, डॉक्टर पास गए, तुमको ठीक कर दिया, और अगली बार अगर बड़ी बीमारी भी होगी ना तो उसके पास जाओगे कि देखिए तो क्या हो गया सर, यानी भरोसा हो जाता है। तो एक बार तुमने अगर सीख लिया क्लोज टेस्ट, आज तुमसे एक भी नहीं बनता, और आज ही पढ़ने के बाद अगर तुम्हारा 5-7 सही हो जाए, शुरू हो जाए, तुमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा अब तो मैं कर लूँगा। जब बैच तुम्हारा समाप्त होगा तो 25 में 25 तुम्हारा सही होगा, ये गारंटीड है। कॉम्प्रिहेंशन सेम पैटर्न, सेंटेंस सेम, कॉमन सेम, और ये 3 पार्ट से 70 से 75 मार्क्स क्वेश्चन पूछाते हैं, क्योंकि यही दोनों से 50 हो जाता है जी। बाकी कॉमन और इम्प्रूवमेंट सब यहीं से पूछता है। तो ये 70-75 तो कम लिखा हूँ मैं, सबसे कम से कम तो इतना होगा ही होगा। और इस पार्ट को फोकस करने के साथ आपका एग्जाम, किसी एग्जाम में बैठो, चाहे MTS का हो, चाहे SSC का हो, UPSC में कॉम्प्रिहेंशन पूछता है 60 नंबर का, IS में, CSET में, बस में रहो। तो सारे टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिस पे हम लोग हाईलाइट करेंगे, फोकस करेंगे और एक एक पार्ट जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से टॉपिक्स आपके लिए ज़रूरी है, इसेंशियल है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। जितना भी नाउन पढ़ो, प्रोनाउन पढ़ो, जैसे बैच में नाउन पढ़ा रहा हूँ, तो जितना भी नाउन पढ़ाऊँ वो सबका यूज इन्हीं सब में तो होना है। कॉमन एरर में होना है, सेंटेंस अरेंजमेंट में होना है, फिल इन द ब्लैंक्स में होना है, और कहाँ होना है। ये थोड़ी एग्जाम पूछेगा कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, नहीं पूछेगा। कॉमन नाउन किसे कहते हैं, नहीं पूछेगा। तो ये पार्ट आपको आना चाहिए। इसलिए सप्ताह में एक दिन हम लोग क्या करेंगे, एसेंशियल क्लास, वो ज़रूरी है, क्योंकि सप्ताह में 5 दिन पढ़ो कुछ और एक दिन ऑक्सीजन ले लो, स्वास्थ्य सही रहेगा बढ़िया से, है ना। एक काम करना है। तो आज हम लोग क्या शुरू करेंगे बेटा, क्लोज टेस्ट, और कल से फिर वही टॉपिक शुरू हो जाएगा जो पढ़ रहे थे हम लोग। तो इस बैच में क्या चल रहा था, तो नाउन अपना शुरू रहेगा। तो आज एक्स्ट्रा कॉपी लेकर आए हो ना, तो हर दिन ध्यान रखना, सप्ताह में एक दिन हम लोगों का एसेंशियल क्लास एक बनता ही बनता है। एक क्लास करेंगे और 8 दिन प्रैक्टिस, 8 दिन प्रैक्टिस। तो ये मिटा दूं। चलिए अब हम लोगों का एसेंशियल क्लास में जो आज का टॉपिक स्टार्ट करना है, उसका नाम है क्लोज टेस्ट। समझना, एक एक चीज बताऊंगा, हर एक चीज का इतिहास। आज को वो क्या मिला है क्या तुम लोगों को, क्लोज टेस्ट का कोई टेस्ट मिला है तुम लोगों को? अभी दिलवाता हूँ। एक क्लोज टेस्ट का एक पेज मिलेगा इस तरह का आपके पास, ठीक है। सबको बेटा टेस्ट ला कर दे दो। क्लोज टेस्ट। अब हम लोग जानते हैं क्लोज टेस्ट बेसिकली होता क्या है, बिल्कुल जड़ से काम करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात करें क्लोज टेस्ट का कि क्लोज टेस्ट क्या है। तो ध्यान देना, जैसे जिस प्रकार तुम्हारा नाम सुरेश है ना, अब सुरेश है, महेश है, दिनेश है, लता है, गीता है, मोना है, सोना है, तो जो भी नाम तुम्हारा है उस नाम का कोई अर्थ हो चाहे ना हो, लेकिन पहचान बन जाता है। उस प्रकार क्लोज टेस्ट का अपना कोई हिंदी नहीं होता। तुम डिक्शनरी में डालोगे CLOZD, उसका कोई हिंदी नहीं है, क्योंकि क्लोज वर्ड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक सेनाओं को आदेश दिया गया था कि आपस में क्लोज होकर के वार करो। तो क्लोज होकर के वार करो, तो उस क्लोज का स्पेलिंग जो सेना नायक था वो CLOZD लिख दिया था। तो चूंकि उनके अपनी भाषा भाई अंग्रेजी पैदा कर सकते हैं वो, उसी दिन से ये वर्ड क्लोज जन्म हो गया। किसी चीज़ को समीप से देखा जाए, नज़दीक से पैदा किया जाए, उसको क्लोज वर्ड कहते हैं। लेकिन ये अंग्रेजी में एक्सेप्टेड नहीं है, इसलिए क्लोज का हिंदी मीनिंग कुछ नहीं होता। यहाँ पे इंग्लिश के जो ग्रामेरियन थे, जो SSC वालों ने क्लोज टेस्ट जन्म लिया, वो वहीं से वर्ड चुराया था कि हमको समीप वाला मीनिंग ढूंढवाना है कि सबसे नियरेस्ट मीनिंग कौन सा होगा। इसलिए वो वर्ड क्लोज को उन्होंने क्या कर दिया, जन्म दे दिया। रियल में क्या होना चाहिए था कि होना चाहिए था क्लाउज टेस्ट। अगर मेरी सलाह मानते वो लोग, कैसे मानेंगे, संभव नहीं है, तो वहां पे नाम क्या होना चाहिए था, क्लाउज टेस्ट। क्लाउज क्या होता है भाई, तो क्लाउज का मतलब सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ब। अब जैसे कोई भी कॉम्प्रिहेंशन है, या तो मान लो सब्जेक्ट दिया है तो यहाँ पे बीच में डॉट डॉट दे देगा, 1 नंबर डाल देगा, यही होता है भाई। जैसे इस तरह के लाइन लिखे रहते हैं, यहाँ पे 1 नंबर डाल देता है, राइट। यहाँ पे पार्ट किया, फिर यहाँ पे 2 नंबर डाल दिया, इस तरह से 3 नंबर कर दिया, इस तरह से 4 कर दिया,
5 करके पैसे समाप्त कर दिया। बोलो यही पैसेज का पार्ट है कि नहीं? इसी को ना कहते हो क्लोज टेस्ट। बोलो तो क्लोज टेस्ट 1 2 3 4 5 यही ना हुआ क्लोज टेस्ट। अब क्लोज टेस्ट तुम्हारा ये हुआ। अब 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 नंबर। अब यहाँ पे ध्यान दो कि सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड से तो हुआ ना होगा बाबू। अब यहीं पे हमने सब्जेक्ट डाल के डॉट डॉट करके 1 नंबर डाल दिया, तो बोलो सब्जेक्ट है तो वर्ब की ही तो तलाश कर रहा है। समझ रहे हो? वर्ब की तलाश कर रहा है। अगर मान लो वर्ब दिया हुआ है तो यहाँ पे डॉट डॉट कर देगा, यानी कि मान लो यहाँ पे वर्ब दिया है, यहाँ पे डॉट डॉट कर दिया 1 नंबर में, तो किसका तलाश कर रहा है? सब्जेक्ट का। समझ रहे बात को? अगर मान लो सब्जेक्ट भी दे दिया है और यहाँ पे सब कुछ डॉट 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 सही है, तो यहाँ पे डॉट डॉट दिया है 1 नंबर, यानी कि अदर वर्ड की तलाश कर रहा है। भाई इंग्लिश लैंग्वेज में 3 ही चीज ना होता है, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। चौथा कोई आज तो बताया कि यहाँ सर ये भी होता है, या तो सब्जेक्ट होगा या तो वर्ब होगा तो अदर वर्ड होगा। अब इसी में सब कुछ समाहित है, प्रीपोजिशन भी, कंजंक्शन भी, सारा पार्ट इसी में। अब कहने का सेंस है कि जो भी पार्ट आपसे पूछेगा सब्जेक्ट अदर वर्ड से, तो आपको जो है एक क्लाउज का पार्ट है, यानी कि ये जो पार्ट है किसका पार्ट है? क्लाउज। क्लाउज क्या होता है भाई? तो क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस इन विच देयर विल बी 1 सब्जेक्ट एंड 1 वर्ब, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है, उसे क्लाउज कहते हैं। और बिना सब्जेक्ट वर्ब के कोई सेंटेंस होता ही नहीं। बिना सब्जेक्ट और वर्ब के कोई सेंटेंस होता ही नहीं। तो बिना सब्जेक्ट वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं होता, कोई पार्ट नहीं होता, तो यानी कि सब में क्लाउज होगा, सब में सेंटेंस होगा। तो जो एरर पार्ट होगा यहाँ देखना ये है कि आखिर इसको कैसे किया जाए। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा 2 स्टेप में। पहला स्टेप ओरली, दूसरा स्टेप एक एक चीज लिखवा दूंगा ताकि हमेशा के लिए ध्यान रहे। तो पहले तुम ओरली सुनो, ओरली बात करता हूँ पहले, कैसे तुम सोचोगे इस पर। ओरल प्ले समझो। जैसे मान लो बेटा कि एक क्लोज टेस्ट है, तो सबसे पहला पार्ट तुम्हें ये करना है, ध्यान देना गौर से, अभी सुनना लिखना मत, से लिखवा दूंगा कि हमने समझा कि क्लोज की क्लाउज, तो गलती किस में होता है? क्लाउज में, ठीक है। लेकिन नामकरण कर दिया उसने क्लोज, तो मानना पड़ेगा ना। चलिए कोई बात नहीं। अब ओरली पहले ज्ञान लो कि ओरल कैसे दे, ध्यान दो बेटा। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, 1 नंबर डाल दिया, क्लियर। अब यहाँ पे क्या करता है कि 4 ऑप्शन देता है, ए बी सी और डी। यहाँ कुछ लिखा। हम लोगों की टेंडेंसी क्या होती है कि पहला नंबर पढ़ा, यहाँ से पढ़ते गए, 1 नंबर में ए को शूट कराया कि देखते हैं पढ़ने में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। जब ए को शूट कराते हैं तो अच्छा लग जाता है, तो लगता है कि हाँ ये तो सही लग रहा। फिर बी को शूट करा देते सीधा, तो बी भी मजा आता है। सी को शूट कराया, ये भी और अच्छा लग रहा था। डी को शूट कराया, कमाल का। तो सारे कमाल के लगते हैं, पता नहीं चलता किसको हटाऊं किसको रखूं, राइट। ये सब प्रोसेस नहीं करना। आज के बाद अगर तुमको लगता है कि आंसर ये होगा, यही राइट होगा। कैसे होगा? टेक्निक भी करेंगे, ट्रिक्स भी करेंगे, मेथड भी करेंगे। तो सबसे पहले समझो गौर से, यहाँ पे 1 नंबर दिया है, फिल इन दी ब्लैंक्स दिया है। अब समझना गौर से कि अगर मान लो कि यहाँ पे इज हो, समझना गौर से बहुत प्रेम से, इज हो, एम हो, आर हो। कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे इज एम आर हो, ठीक है। और यहाँ पे खाली स्थान दे दिया 1 नंबर। अब बताओ कि तुम्हारा टेंडेंसी, ध्यान बोलो, तुमको V4 अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? अब 4 ऑप्शन दिया, ए बी सी डी। ए में दे दिया V4, सी में दे दिया V3, बी में दे दिया V1, बी में क्या दे दिया? V1, ए में दे दिया V4, बी में V3, और बी में दे दिया V1, और डी में दे दिया V2, ठीक है। अब देखो बड़ी गौर से, अब हमने कहा कि इज एम आर के बाद बोलो आने जो फिल इन दी ब्लैंक्स होगा उसमें V4 तुम्हें अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब एक लड़का जाएगा ए के पास, सोचेगा इज एम आर है, तो आंसर क्या मार दूं? वर्ब का 4th फॉर्म मारेगा ना। बोलो, अच्छी बात समझना आराम से। अब ऑप्शन में V2 भी है, V3 भी है, V1 भी है, तो इन तीनों पे उसका दिमाग नहीं जाएगा। अब ध्यान दो, अगर तुमको किसी बच्चे को ये पता है कि इज एम आर के बाद V4 होता है, और एक बच्चा थोड़ा विद्वान गया, उसको ये पता है कि इज एम आर के बाद V3 भी हो सकता है,
अब याद करो, जब आपका क्लास स्टार्ट हुआ होगा, टेंस का बैच या नाउन का बैच है नहीं, कोई किसी बैच हो, तो हाँ जब स्टार्ट किया होगा हमने, तो हमने बताया होगा व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए बोलो बताया था। और वहाँ ये बताया होगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए बेटा, नाउन, प्रोनाउन, नॉन इक्विवेलेंट, याद आ रहा है। फिर कहा होगा कि सब्जेक्ट लिविंग भी हो सकता है, नॉन, अगर सब्जेक्ट लिविंग होगा तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और अगर सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो तो क्या आता है वर्ब का। वहाँ कहा होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब के साथ V3 लगा दो, उसे कहेंगे पैसिव वॉइस, याद आ रहा है बेसिक क्लास। तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद V3 लगा दो, तो बोलो ऑक्सिलरी V3 है कि नहीं है ना बाबू। यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, नॉन लिविंग। अभी ओरल समझो पहले क्या मैं कहना चाह रहा हूं। अगर इज ए मार्क बाद V4 आया है, इसका मतलब कि लिविंग। जैसे हमने कहा राम, अगर यहाँ पे राम है तो राम इज राइटिंग, राम इज राइटिंग, तो बोलो यहाँ पे अगर राम लिखा है तो यहाँ पे राइटिंग सही होगा ना। और अगर यहाँ पे राम नहीं अ लेटर लिखा है, अ लेटर इज, अ लेटर इज, तो बोलो राइटिंग होगा। तो अ लेटर इज रिटन, यानी कि हम लोग बनाने से पहले आगे पीछे पढ़ना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब ध्यान दो कि इज ए मार्क के बाद V4 भी, इज ए मार्क V3 भी, यानी कि तुम्हारा V4 भी सही हो सकता है और V3 भी सही हो सकता है। अब V1 और V2 क्या हो गया तुम्हारा ऑप्शन गलत। यानी हमने पहला पॉइंट क्या लिया, इंफॉर्मेशन लिया। क्या लिया हमने, इंफॉर्मेशन। कहाँ से लिया, सब्जेक्ट से, कि भाई ये लैंग्वेज कहाँ जा रहा है। तो इंफॉर्मेशन के बाद हमने किया एलिमिनेशन, मतलब ऑप्शन को हटाया, कौन आंसर नहीं होगा, तो पता चला कि बी नहीं होगा, डी नहीं होगा। फिर लगाया इन्फरेंस, अनुमान लगाया कि भाई V3 की V4, भाई दो ऑप्शन सही है तो V4 लगाऊं कि V3 लगाएं। इन्फ्रेंस लगाया, तो इन्फ्रेंस कैसे, तो समझने का प्रयास किया कि लिविंग है कि नॉन लिविंग। जब नॉन लिविंग था तो हमने V3 लगाया, लिविंग था तो हमने V4 लगाया। इसको कहते हैं सिक्स सेंस इन्फ्रेंस लगाया। क्लियर। तो इसके आधार पर हम लोगों को आंसर निकालना होता है। यानी क्लोज टेस्ट जब बनाना हो तो सबसे पहले पूरे पैसेज को पढ़िए, फिर आगे और पीछे देखिए क्या कहना चाह रहा है, और फिर जो सर ने ट्रिक्स दिया है, सर ट्रिक्स देंगे, उस ट्रिक्स को फॉलो करिए, क्लोज टेस्ट आपका आसान हो जाएगा। फाइन। तो हेडी बनाइए क्लोज टेस्ट। पढ़ना शुरू करते हैं, लिखवाता हूँ सब चीज़। ये ओरली देखना सिखाया हूँ, कैसे पढ़ेंगे हम लोग समझाया हूँ आपको। हेडिंग बनाइए क्लोज टेस्ट। अब हम लोग क्लोज टेस्ट पढ़ना शुरू करते हैं। यह बैच ऑनलाइन बैच चलता है। हम लोगों का बैच ऑनलाइन 1 बजे से न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, और 1 बजे के बैच में हम लोग इसको लाइव करते हैं, वहाँ क्लास चलता है। ठीक है बच्चे, तो हम लोग कहाँ काम करा, क्लोज टेस्ट। तो क्लोज टेस्ट कहाँ तक हुआ था, कुछ नहीं, तो क्लोज बनाया हेडिंग आपने। अब क्लोज टेस्ट में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं उस पर फोकस करिए। हेडिंग बनाइए टॉपिक्स। क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ना है, टॉपिक्स। तो टॉपिक्स में पहला पार्ट लिखे सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा पार्ट लिखे ऑब्जेक्ट। तीसरा पार्ट लिखे कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फिर लिखे क्लाउज। ठीक है, फिर लिखें टेंस, वॉइस, टेंस वॉइस नरेशन, टेंस वॉइस नरेशन, टेंस वॉइस नरेशन, प्रेपोजिशन, टेंस वॉइस नरेशन प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, कंजंक्शन। हमेशा वर्टिकल लिखना ऐसे ही, क्योंकि कुछ बीच में जुड़वाऊंगा मैं। वर्टिकल लिखना पूरा, ये नहीं कि बगल बगल में डाल देना। तुम लोग कॉपी बहुत बचाते हो ना। अब यहाँ लिखा सब्जेक्ट तो यहीं लिखोगे ऑब्जेक्ट, यहीं लिखो। जैसे लंबा लिख दिया तो कॉपी पे बेवजह आधा पेज चला जाएगा, है कि नहीं। बहुत बढ़िया, समझदार बहुत है बच्चे मेरे। तो क्या लिखा, टेंस वॉइस नरेशन प्रेपोजिशन मॉडल्स, कंजंक्शन हो गया, कंजंक्शन मॉडल्स, वोकैबुलरी, वोकैब, वोकैब, वर्ब, वर्ब,
ठीक है, ETC। अब ध्यान दो बच्चे, अब जहाँ जहाँ लिखा प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन से आपके एग्जाम में टोटल 20 से 30 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे एसएससी में, उसमें प्रीपोजिशन से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, कंजंक्शन से 3 से 5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, मॉडल से 3 से 4 क्वेश्चन, वोकैब से 7 से 8 क्वेश्चन, टेंस, वॉइस नरेशन, ये तीनों से लगभग 5 से 7 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पार्ट आपके लिए बहुत ही इसेंशियल है, इस पार्ट को आपको पढ़ने की जरूरत है। कम वाला जोड़ दो, कितने में बच्चे हो गया? लगभग 20 के आसपास। हाँ, तो 20 से 25 चीज तो है, ऊपर 20 से 30 नहीं है, ठीक है। तो अब ये नहीं कि सर ने कहा 3 तो 3 ही पूछेगा, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है, मतलब क्वेश्चन पूछेगा। कहने का सेंस है ये टॉपिक्स आपको पढ़े होने चाहिए। क्लियर? अब तुम मान लो यहाँ बैठे हो, तुम बोलो सर हमने तो पढ़ा ही नहीं, कोई बात नहीं, शुरुआत तो करो। आज क्या आज तुमको बनाना आ जाएगा, क्यों घबराते हो? तो यहाँ तो कोई दिक्कत। अब ये हो गया टॉपिक्स। तो मैं पढ़ाऊंगा 2 तरह से, एक पढ़ाऊंगा ट्रिक्स, एक पढ़ाऊंगा मेथड। मिटाऊं इसको। अब क्लोज टेस्ट में 2 चीज पढ़ाऊंगा, एक पढ़ाऊंगा ट्रिक्स और एक पढ़ाऊंगा मेथड। तो पहले आप क्या पढ़ रहे हो? ट्रिक्स। मेथड पढ़ाऊंगा सेकेंड टाइम। तो पहले ट्रिक्स पेयरिंग बनाइए। ट्रिक्स पे, ट्रिक्स क्या है? ट्रिक्स का मतलब होता है कि कम ज्ञान में भी मास्टरी हासिल करना। तो ट्रिक्स का पहला मेथड समझ प्रयास कीजिए, ट्रिक्स कैसे होता है। तो सबसे पहले ट्रिक्स का पहला पॉइंट ध्यान रखना कि सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक से इंफॉर्मेशन लेंगे। क्या लेंगे बच्चे? इंफॉर्मेशन। यही वर्ड बोला था हमने। तो सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन लीजिए कि टॉपिक जाना कहाँ चाहता है, इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका वर्ब क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है। इंफॉर्मेशन के बाद आप इलिमिनेट करिए। इलिमिनेशन, आप उस ऑप्शन को हटाइए जो आंसर नहीं होगा। फिर इन्फरेंस, यही ना बात कहा था हमने। इन्फ्रेंस का मतलब अनुमान लगाइए कि कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन, एलिमिनेशन और इन्फरेंस। इन्फॉर्मेशन दीजिए, एलिमिनेशन करिए और फिर आप देखिए कि कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर नहीं होगा। ये हमने एक कॉमन बेसिक ट्रिक्स का पहला पॉइंट ट्रिक्स दिया। एक एक पॉइंट ना समझ में आए, क्योंकि आप मेजर टॉपिक 20 नंबर के लिए पढ़ रहे हो मिनिमम, इसलिए पूछना है दोबारा, तिबारा, चौबारा, कोई टेंशन की बात नहीं। प्रैक्टिस क्लास में ही करवाऊंगा हजारों क्वेश्चन का, इसलिए आपको डरना नहीं है कि क्लोज टेस्ट नहीं आता। आज से आना शुरू हो जाएगा, चाहे तुमको कोई चैप्टर आता हो चाहे नहीं आता हो। अरे भाई 10 में से तुमको एक भी नहीं आता था, 5 आ जाएगा फिलहाल, धीरे धीरे इंप्रूव करेगा। अभी तो पूरा क्लास तुम्हारा बाकी है, अब चलना सीख रहे हो। हर सप्ताह में तुम्हारा टॉपिक चेंज हो रहा है, हर सप्ताह में एक नया टॉपिक शुरू करूंगा 1 दिन के लिए और 8 दिन करवाऊंगा प्रैक्टिस राउंड में। सोचो तुम कहां से कहां पहुंच जाओगे। एक ही दिन में मैं ऐसा शुरू क्यों किया? क्योंकि हर दिन नाउन, हर दिन नाउन, मैं भी बोर हो जाता हूं। नाउन नाउन नाउन, तुम भी बोर हो जाओगे। 4-5 दिन आओगे, 5वें दिन वही नाउन चल रहा होगा, है ना। तो कुछ वैरायटी चेंज। अब आया मैं आज क्लोज टेस्ट का आंसर जी बताओ, पहला का क्या, दूसरा क्या। तुमको भी मजा आया, हमको भी मजा आया नए नए करामात करने में। अब हर दिन वही नाउन का क्वेश्चन, वही नाउन, वही प्रोनाउन, दिमाग उड़ जाता है। तो पढ़ाने वाला का ही पढ़ने, मैं थोड़ा सा मल्टी आदमी हूँ, हर तरह का काम करता हूँ। अब रूम में मुझे पार तो मजा नहीं आएगा, तो सप्ताह में 1 दिन घूमना फिरना भी जरूरी है कि नहीं। वापिस आ जाओ। इंफॉर्मेशन, एलिमिनेशन और इन्फ्रेंस, यहां तक समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट, अब देखो इसी पॉइंट को, ये जो पॉइंट है ना, ये तुमको काम आएगा कहाँ कहाँ, क्लोज टेस्ट में, कॉम्प्रिहेंशन और पीक वर्ड, तीनों जगह काम आएगा ये, इसलिए ये वर्ड को याद करना है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कहाँ कैसे लेना है। वापिस आ जाओ।
अब ध्यान दो, ट्रिक्स का पहला पार्ट में लिया, ए पार्ट, सेकंड पार्ट लिखिए, लिख लीजिए, रीड द कंप्लीट पैसेज केयरफुली, 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 मतलब पूरे पैसेज को सावधानी से पढ़िए। रीड द कंप्लीट पैसेज केयरफुली, क्यों पढ़े भाई, अब समझो। अब अगर तुमने यहां से लेकर यहां तक पूरे पैसेज को सावधानी से पढ़ लिया, फायदा नंबर 1, तुम्हें यह पता चल गया कि टॉपिक हिस्ट्री का है कि इकोनॉमी का है। कितना बेनिफिट हुआ सो समझा रहा हूं आपको। इसको तुमने पूरे पैसेज पढ़ लिया एक बार पहले स्टार्टिंग में, तो ये पता चल गया कि भाई ये पैसेज हिस्ट्री का है, इकोनॉमी का है, पॉलिटी का है, किस साइंस का किसका है। तो जब आइडिया लग गया तुमको कि किसका है, तो इसे क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो पहला पॉइंट पहला क्या लिखा, रीड द कंप्लीट पैसेज केयरफुली, ये पहला पॉइंट था ना। तो दूसरा पॉइंट लिखो, फॉर्मर एंड लेटर पार्ट रीड केयरफुली, फॉर्मर एंड लेटर पार्ट रीड केयरफुली, फॉर्मर FORMER, फॉर्मर एंड लेटर LATTER, फॉर्मर एंड लेटर पार्ट रीड केयरफुली, फॉर्मर एंड लेटर पार्ट रीड केयरफुली, फॉर्मर एंड लेटर पार्ट रीड केयरफुली। अब ये क्या होता है भाई, फॉर्मर लेटर, तो बोर्ड पे ध्यान दो। देखो बेटा, जैसे यहाँ पे डॉट 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 है, यहाँ पे एक नंबर दे दिया, यहाँ पे डॉट 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 है, राइट। हमने कहा कि इसी में तुमको भरना है, इसमें क्या डालें पता नहीं, तो इसके लिए क्या कहा, फॉर्मर, यहाँ पे क्या कहा, लेटर। तो फॉर्मर और लेटर पार्ट को रीड करो। क्यों रीड करो, ताकि ये पता चले कि इसके पहले क्या है, इसके बाद क्या है। जैसे बेटा मान लो यहाँ पे इज है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो आएगा सब्जेक्ट क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। अगर यहाँ पे मान लो कोई वर्ड दिया, यहाँ पे मान लो ऑप्शन में तुम्हारे आर लगा है और यहाँ पे कुछ पीपल वर्ड लगा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा। तो जब तक तुम आगे पीछे नहीं पढ़ोगे, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि क्या लगा। जैसे देखो एक क्वेश्चन तुम्हारा है, देखो पास पेज है ना, नमूना दिखा दूं। अब नमूना के तौर पर तुमको दिखा दूं कि यहाँ पे जा ध्यान दो, 5वां नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में पहला में 5वां ऑप्शन देखो, दिखा जी। अब देखो 5वां तो पढ़ोगे, आगे पढ़ो पीछे पढ़ो। बोलो आगे पढ़ा तो वाटर है, बोलो पीछे पढ़ा तो लीव है। अब बोलो लीव तुम्हारा V1 है कि नहीं, बोलो बाबू, भेज दो। अब बताओ कि लीव तुम्हारा V1 है कि नहीं, तो लीव तुम्हारा V1 है। अब एक अभी बताऊंगा ट्रिक्स तुमको कि 2 + V1 ही होता और कुछ नहीं आता। V1 के पहले हमेशा क्या आता है बाबू, 2 आता है और कुछ आता ही नहीं। तो V1 के पहले हमेशा 2 आता है। अब देखो तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है, ABCD। अब बोलो आंसर क्या होगा तुम्हारा, बी हुआ कि नहीं होगा। अगर ये आंसर मैं नहीं बताता तो कोई बच्चा फॉर लगाता, कोई ऑन लगाता, कोई इन लगाता, 50 तरह के सोचता। अब बोलो यहाँ पे आंसर बी हुआ कि नहीं। बिना पढ़े, बिना सोचे, बिना देखे आंसर तुमने सही मारा, बी आंसर होगा। और ये SSC का छोटा तो लग रहा है, लेकिन ये पूछा हुआ क्वेश्चन दिया हूँ मैं, ये नहीं कि मैं अब बनाया हूँ। और इसमें तुमको बनाने के लिए दे दूँ तो 5 में तुमको 2-3 गलत हो ही जाएगा अभी तुरंत, बस में यार तुमको। तो यहाँ बोलो आंसर, बोलो 2 हुआ कि नहीं। तो आगे पढ़ा पीछे पढ़ा, तो आगे पढ़ा V1 था। अब 4 ऑप्शन देखा, तो ऑप्शन में क्या है यहाँ पे, तो ऑप्शन में देखा तुम्हें क्या पता चला कि भाई 2 + V1 चाहिए था हम लोग। आ जाओ यहाँ बैठ जाओ पीछे, बात पकड़ में आया कि नहीं यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोगों को काम करना पड़ेगा। टेस्ट तुम लोग ले लिया बच्चा, टेस्ट, हाँ ठीक है। यहाँ आ जाओ वापिस। अब यहाँ देखा हमने कि फॉर्मर लेटर पार्ट हम लोगों को क्या करना है बच्चे, रीड करना है। आगे आ जाइए कंसेप्ट में नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम लोगों का मेन क्लास शुरू हो रहा है, तो लिखिए एलिमिनेट, eliminate the word which is out of context, eliminate the word which is out of context, eliminate the word which is out of context, eliminate the word which is out of context।
हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चे क्लोज टेस्ट, ठीक है आज। तो एलिमिनेट द वर्ड विच इज आउट ऑफ कंटेक्स्ट, यानी वर्ड को एलिमिनेट करो जो कंटेक्स्ट से बाहर हो। एलिमिनेट द वर्ड विच इज आउट ऑफ कंटेक्स्ट। अब ध्यान देना, अभी जो हमने लाइन ऊपर लिखा था समझना हर लोग बड़े आनंद से। आज क्लोज टेस्ट पढ़ लिया, तुम्हारा 20 नंबर फिक्स हो गया। इसकी 8 दिन प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिक्स होना तय है, समझो पहले आराम से। अब हमने पहला ऑप्शन यहाँ पे भरना है, डॉट डॉट। अब ए बी सी डी हमने कहा एलिमिनेट द वर्ड विच इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। हमने यहां जब कहा था पहला क्वेश्चन कि रीड द होल पैसेज केयरफुली, पूरे पैसेज को सावधानी से पढ़ो। क्यों? क्योंकि पता चले कि हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, इकोनॉमी पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो पता चल जाए। अब समझो कि मान लो ये टॉपिक तुम्हारा हिस्ट्री का था या ज्योग्राफी का था। अब यहाँ पे क्वेश्चन में 4 ऑप्शन, 2 ऑप्शन तुम्हारा हिस्ट्री का दिया, एक ऑप्शन साइंस का दे दिया, एक ऑप्शन गेम फुटबॉल का दे दिया। अब बताओ तुम यहाँ पे शूट कराने पे लगे हो कि ए शूट की बी शूट को सी शूट। जब पढ़ोगे तो जब पता ही नहीं तो सब शूट कर जाएगा, लेकिन बेवजह तुम इसको शूट क्यों करा रहे हो? ये तुम्हारे आउट ऑफ कंटेक्स्ट है कि नहीं भाई? पैसेज हिस्ट्री का तो जहाँ ऑप्शन में हड़प्पा होगा, सिंधु होगा, वो ना ऑप्शन होगा कि वहाँ फुटबॉल होगा और साइंस का स्टेम सेल होगा। तो अब तक तुम ऐसे नहीं सोचते थे, अब सोचोगे तुम। अब तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, अब तुम इस पर विचार करोगे, यस सर अब मैं सोचूंगा ऐसे। क्योंकि अब तक तुम बस बनाते थे, यहाँ तुमको दे दूंगा ना पॉइंट बनाने के लिए क्लोज टेस्ट, बस तुम क्या करोगे? पढ़ोगे, आंसर लिखाओगे, तुक्का तुक्का सोचोगे। ऐसे नहीं करना, पहले सोचो कि पैसे जाना कहाँ चाहता है, फिर तुम सोचो फॉर्मर लेटर आगे पीछे, तब तुम सोचो कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। एक्यूरेसी जरूरी है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस कब आएगा? जहां पे आपने उंगली रख दिया कि आंसर बी, तो कोई व्यक्ति ये ना कहे कि आंसर सी, इसको कॉन्फिडेंस कहते हैं। लेकिन जब तुम ही कंफर्म ना हो कि बी सी डी में से कौन मारूं, तो कोई कुछ समझा देगा, तुम समझ जाओगे। तो ये बात नहीं होगा यहाँ का मतलब कॉन्फिडेंस, जितना पढ़ाऊंगा अगर उसके अनुसार चले तो 100% आंसर राइट। बस समझ रहे हो? तो हमने कहा ए बी, तो समझ में आया बात। तो जो टॉपिक है एलिमिनेट द वर्ड विच इज आउट ऑफ कंटेक्स्ट, जो कंटेक्स्ट से बाहर है उसको मिटाइए। नंबर साहब अगला पॉइंट लिखिए, एलिमिनेट द वर्ड विच डोंट मैच विद द स्ट्रक्चर। एलिमिनेट द वर्ड, एलिमिनेट द वर्ड which don't match with the structure. Eliminate the word which don't match with the structure. Eliminate the word which don't match with the structure. Eliminate the word which don't match with the structure. उस वर्ड को एलिमिनेट करिए जो स्ट्रक्चर के साथ मैच नहीं करता। अब जरा ध्यान देना बच्चे, कई बार हमने एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखा हमने, जैसे मान लो कि यहाँ पे तुम्हारा 1 नंबर दिया है, 1 नंबर दे दिया, राइट, 1 नंबर डाल दिया। अब 1 नंबर डालने के बाद तुम्हारे इस ऑप्शन, ध्यान देना गौर से, यहाँ तुमने आगे पढ़ा पीछे पढ़ा तो स्ट्रक्चर से मैच। अब तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है, मान लो यहाँ पे ऑप्शन ए में इज है, ऑप्शन बी में आर है, ऑप्शन सी में एम है, ऑप्शन डी में इज एम आर, सी में दे दिया एम और डी में दे दिया तुमको डज। ठीक है, इज एम आर और डज। अब ज़रा ध्यान दो कि यहाँ पे तुम्हारा वर्ड है पीपल और यहाँ तुमको 4 ऑप्शन दिया है। अब यार ध्यान दो बेटा कि पीपल वर्ड है तो हम क्या करा, आउट ऑफ स्ट्रक्चर। अब पीपल वर्ड बोलो प्लूरल है कि नहीं है, तो जो पीछे पढ़ा रहा हूं भूलना नहीं उसको। तो हमने कहा आगे पढ़ो पीछे पढ़ो, फॉर्मल लेटर, पूरे कंटेक्स्ट को पढ़ो, सिंगुलर प्लूरल सब दिख जाता। तो पीपल वर्ड प्लूरल है तो जाहिर सी बात है कि इज नहीं होगा, जाहिर सी बात है डज नहीं होगा, जाहिर सी बात है आर नहीं होगा। तो आउट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ कि नहीं हुआ? कि हम तुक्केबाजी की भाई, पीपल में तुम जब पढ़ के देखोगे तो पढ़ने में सब अच्छा लगेगा, तो अच्छा लगा नहीं ना है, ग्रामेटिकल चेक करना होगा ना, तो आंसर बोलो बी हुआ कि नहीं होगा। तो पहले चेक करना है आगे पीछे पढ़ के, आउट ऑफ स्ट्रक्चर इसे कहते हैं। यानी जो आपको टेंस पढ़ाया गया, वॉइस पढ़ाया गया, उसके आधार पर स्ट्रक्चर चेंज करना है। और अभी मैं स्ट्रक्चर दूंगा भी, क्या होना चाहिए, फाइन। अगला पॉइंट है, तो पीपल है तो आर ही तो होगा ना,
तो ही ना, वो आगे पीछे पढ़ेंगे तो पीपल के साथ आ रही ना आएगा। अभी तो मैं सिखा, ये थोड़े रियल है अभी तो बताऊंगा, क्वेश्चन दूंगा, हर दिन प्रैक्टिस होगा, हर चीज लिखवाऊंगा, सिखाऊंगा कैसे होगा। लेकिन यहाँ पे जो मैं सिखाया तो आउट ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है ये बताया हमें। तो बोलो स्ट्रक्चर के बाहर है कि नहीं चीज, तो आ रही सही है, बाकी सब धोखेबाजी के लिए आया है। अगला पॉइंट लिखो, एलिमिनेट द वर्ड विच डोंट मैच विथ टोन। एलिमिनेट द वर्ड विच डोंट मैच द टोन। एलिमिनेट द वर्ड which don't match the tone, T-O-N-E. Eliminate the word which don't match the tone. Eliminate the word which don't match the tone. अब टोन क्या है भाई, कह रहा है कि eliminate the word which don't match with the tone, यानी टोन के साथ मैच नहीं करता। तो टोन है क्या चीज। अब ध्यान दो, जैसे तुम somebody से मिलते हो किसी से, तो somebody जैसे तुम हैंडशेक करते हो तो व्यक्ति रिपेल करता है, आपको लगता है कि मतलब मजा नहीं, व्यक्ति लग रहा है कि इस बात करना चाहिए, लेकिन अंदर से एक ऑरा बोलते हो ना, वो मिलने का मन नहीं करता। क्यों भाई, क्योंकि वो व्यक्ति का जो ऑरा है, टोन है, वो नेगेटिव है। किसी से मिलो तो लगता है कि बस मिलते ही रहो, गले लगाते रहो, कोई जरूरी नहीं गला ही लगाओ, मतलब बैठ कर बात करने का मूड करता है कि नहीं करता। तो वो टोन हो गया पॉजिटिव। तो आप जब किसी से पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, जब तुम पैसेज पढ़ो, पैसेज पढ़ने के बाद कोई ऑप्शन तुम देखोगे तो लगेगा अंदर से ये नहीं पता कि ये क्यों नहीं होगा, बस ये पता है कि आंसर नहीं होगा। कभी होता है कि नहीं, बोलो। तो एक टोन सेट होता है ना कि यार ये तो नहीं पता इसका लॉजिक क्या है, ग्रामर नहीं पता, लेकिन इतना लग रहा है कि ये वाला आंसर नहीं होगा। तो ये टोन डेवलप होता कहाँ से है भाई, तो ये टोन डेवलप होता है जड़ से। जड़ कहाँ है, तो आपने इतना दिन अध्ययन किया है, इतना दिन पढ़ा है, बचपन से आज तक पढ़ ही रहे हो, तो जो पढ़ा है उसके आधार पर एक सिक्स सेंस पैदा होता है, और उसी सिक्स सेंस इन्फ्रेंस आपके टोन को डेवलप करता है, जो पढ़ने के बाद मिलेगा। जैसे पूरा पैसेज पूछते हैं, कभी कैट बैट एग्जाम पूछता है कि इसमें ऑथर का टोन क्या है, तो जो व्यक्ति पूरे पैसेज की खाल निकालना नहीं जानता होगा ना, वो टोन निकालना नहीं जानेगा। कि टोन वही निकालेगा जो पूरा पैसेज अंडरस्टैंड कर लिया हो, पूरे पैसेज पे इन्स एंड आउट जान गया हो, तभी नहीं समझा कि भाई टोन क्या है। नहीं तो पूरा पैसेज पता ही नहीं कि और क्या, छोर क्या, कितना टोन क्या है ना। तो टोन पता चलेगा आइडिया से। तो टोन के आधार पर भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट करिए। मतलब मैं सिखाना प्रयास कर रहा हूं कि जो 4 शेर आपके सामने है, तो उसमें से कमजोर को पहले हटाइए। ये नहीं कि चारों से लड़िए, चारों ऑप्शन बहादुर है, उसमें देखिए कमजोर कौन है, मतलब नेगेटिव कौन है, उसमें देखिए कौन सा ऑप्शन आंसर नहीं होगा, कौन सा टोन सेट नहीं होगा, उसको पहले हटाइए। जो बचेगा उसके साथ दिमाग लगाइए कि ग्रामर क्या है, क्या क्या है। ठीक है, यानी मेथड ऑफ एलिमिनेशन क्या बताया था, इंफॉर्मेशन, एलिमिनेशन और इन्फरेंस। अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट आपका शुरू हो रहा है, सीधा लिखेंगे बोर्ड पे हम लोग। अब बताओ मुझे वर्ब टू बी समझते हो? वर्ब टू बी क्या होता है पता है? इज, एम, आर, वाज, वर्ब को हम वर्ब टू बी कहते हैं। ठीक है बाबू, तो वर्ब टू बी ध्यान देना। अब इंपॉर्टेंट पार्ट आपका शुरू हो रहा है क्लोज टेस्ट का ट्रिक्स में। ये सब ट्रिक्स चल रहा है, टोटल 10-12 ट्रिक्स हैं जिसको फॉलो करना है। तो वर्ब टू बी, वर्ब टू बी के अंदर क्या क्या समाहित है? इज, एम, आर, वाज, वर्ब। तो इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद बोलो, जैसे ही तुम्हें किसी ऑप्शन के पहले या किसी भी ऑप्शन में अगर इज, एम, आर, वाज, वेयर दिखता होगा तो बोलो तुमको आगे जो फिल इन द ब्लैंक्स होगा उसमें लगाने का मन बिफोर करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। इज, एम, आर के बाद बोलो टेंडेंसी बिफोर पर जाता है ना बाबू। अच्छी बात, अगर तुमको ये पता हो कि 4 ऑप्शन दिया ए, बी, सी, डी, एक में V4 दिया, एक में V3 दिया, एक में V1, एक में V2 दिया, अब V1 V2 तो कभी नहीं होगा। बोलो इज, एम, आर के बाद कभी भी बना सकता है। अगर इसका ज्ञान नहीं हो तो लड़का V1 भी शूट कर सकता है, जैसे आई एम इट भी बोल सकता है वो। अब उसको अगर नहीं पता बच्चे को कि आई एम इट गलत है तो अपने आधार पे तो सही है ना,
समझ में आया? तो ये पता है कि यू आर इट भी बोल सकता है लड़का, तो यू आर इट V1 कभी नहीं होता, यानी इज एम आर वर्ब टू बी के बाद V1 या V2 कभी नहीं आता। अगर ये फैक्ट पता होगा तभी तो निकाल पाओगे आंसर। तो इज एम आर के बाद V1 V2 कभी नहीं आता, दुनिया पलट जाए, अंग्रेजी बदल जाए, V1 V2 कभी नहीं आएगा। क्लियर हुआ? दुनिया कोई ऐसा स्ट्रक्चर बन नहीं सकता जो इज एम आर को V1 आ जाए, संभव ही नहीं है। कोई दिक्कत? दूसरा कंसेप्ट, इज एम आर के बाद V3 आ सकता है। क्या आ सकता है? V3। इज एम आर के बाद नाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, लेकिन V1 V2 कभी नहीं आएगा। अब बोलो तुम्हारे पास कितने ऑप्शन थे? 4। तो बोलो C हटा कि नहीं हटा, D हटा कि नहीं हटा, बचा क्या? A और B। मैं तुम्हें देखना सिखा रहा हूं, पहले इसको सीखना सिखा रहा हूं मैं। तुम कैसे सोचोगे, मैं तुम्हें सोचने का आर्ट दे रहा हूं बेटा, ये नहीं कि क्या आंसर है अभी। सोचोगे कैसे? तो तुम्हारा V1 जब तुम यहां पढ़े, तुम्हारे ऑप्शन में V4 था, V3 था, V1 V2 था, तो तुमने सबसे पहले आउट ऑफ स्ट्रक्चर, आउट ऑफ कंटेक्स्ट जो था उसको हटाया ना। अब बच गया V4 और V3। बोलो आंसर हो सकता है कि नहीं? अब 2 में एक पे पक्का उंगली रखना है कि सही होगा ये। कैसे? अब यहां चेक करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है, यानी कि यहां तुम देखोगे टोन कि सब्जेक्ट क्या कहता है। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट लिविंग होगा या फिर डूअर होगा, राम होगा, लता होगा, गीता होगा, कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जो तुमको ये पता चले कि ये एक्टिव नेचर का है। बोलो टेंस पढ़ाने से पहले पढ़ाया था, नाउन पढ़ाने से पहले पढ़ाया था ये बात। तो सब्जेक्ट अगर तुम्हारा क्या हो या क्या हो, तो बोलो लता, गीता, सीता, जितना भी लिविंग चीज है सब डूअर होगा ना बाबू। तो अगर सब्जेक्ट तुम्हारा डूअर होगा तो क्या तलाशोगे तुम? यानी आंसर तुम्हारा ए हो सकता है। लेकिन यहीं पे पलट दो बात, अगर तुम्हारा सब्जेक्ट कहाँ गया यहाँ एरो में, अगर तुम्हारा सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो, नॉन डूअर हो, अब बताओ बाबू कि नॉन लिविंग और नॉन डूअर हो, तो बोलो V3 आया कि नहीं आएगा? तो इस केस में तुम्हारा ए गलत हुआ कि नहीं? फिर सही क्या आ जाएगा तुम्हारा? V3। तो लगता है पानी ही पीना पड़ेगा, कभी कभी हो जाता है। तो सब्जेक्ट, जब वाटर सप्लाई करो पानी देना, तो सब्जेक्ट अगर लिविंग और डूअर तो V4, नॉन लिविंग नॉन डूअर तो V3। अब डिसाइड बोलो आंसर पे तुम्हारा एक्यूरेसी हुआ कि नहीं हुआ? V3 भी और V4 भी। तो डिपेंड करेगा कि बाबू की तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है उस पर डिपेंड करेगा तुम्हारा कि बोलो नहीं बोलो। तो ऐसे देखना, आज के बाद तुम्हारा लॉजिक चेंज करेगा नहीं करेगा? अगर आज से तुम कोई चीज़ पढ़ रहे हो कि आगे पढ़ो पीछे पढ़ो, तो तुम्हारा दिमाग फिट हुआ कि नहीं होगा? हर टॉपिक को सोचोगे ना तो तुम्हारा दिमाग एक्यूरेसी पे जाएगा। नंबर आगे बढ़े, ये पॉइंट नंबर 1 उतार लिया इसको, तो लिखो कर क्या रहे हो? वर्ब टू भी, V4 भी आ सकता है, नाउन भी आ सकता है, V3 भी आ सकता है, ए वाला नहीं आएगा। ये सब लिखो बेटा, काम आएगा जब बनाओगे तब। ये सारे ट्रिक्स हैं, सब लिखिए। अभी आंसर बनवाऊंगा, सब दिमाग काम करेगा, बिना इसके मोक्ष नहीं मिलना। नाउन एडजेक्टिव लगा देगा, जैसे ही इज अ टीचर, यू आर ए स्टूडेंट, है ना। बस यकीन मानो जो पढ़ा रहा हूं, बस जितना पढ़ाऊं, आपको बाहरी कोई किताब नहीं, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन और PQRS का ऑफिस से नोट्स मिलेगा, यहीं से लेना है। बाहर में 1 रुपया खर्च नहीं करना, बाहर की किताब लेना ही नहीं है, यहीं का किताब लीजिए, यहीं किताब बनाना है। बस 1 गिलास डाल दो, छोड़ दो, बीच में खांसी हुआ पी लूंगा, समझ रहे हो ना। बाहर का कोई किताब खरीदना ही नहीं है, ठीक है। बहुत सुंदर तैयारी। ठीक है बच्चे, यहां तक समझ में आया कि नहीं है? बोलो
मिटाओ इसको। चलिए पॉइंट नंबर नेक्स्ट समझो पहले आराम से, बहुत ही आसान है। क्लोज से एक बार पढ़ लिए, हमेशा के लिए काम आएगा। पॉइंट नंबर 2, वर्ब टू हैव का नाम सुना है? वर्ब टू हैव का मतलब हैज, हैव, हैड, सब, विल हैव, सब। तो बोलो हैज हैव के बाद तुम आराम से V3 लगा सकते हो ना? बोलो। तो V3 कब लगाओगे बेटा? जब तुम्हारा सब्जेक्ट क्या हो? लिविंग या डूअर, यानी एक्टिव वॉइस। अब इसके बाद बीन लगा मिल जाए तो V3 ये फिर आ सकता है, लेकिन इसे कहते हैं पैसिव वॉइस, यानी कि नॉन लिविंग और नॉन डूअर। ये कब आएगा? जब नॉन लिविंग और नॉन डूअर हो। ऐसे समझो फिलहाल के लिए, ना दिमाग कम करेगा, वॉइस है नॉन डूअर। इसके बाद बीन के बाद V4 भी आ सकता है, आ सकता है ना बाबू? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो एक साथ पूरा दिमाग दे रहा हूं, पूरा टेंस का रिवीजन हो रहा है तुम्हारा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लोज टेस्ट नहीं बनेगा, मेरे स्टूडेंट हो कि तुम हो, नहीं बनेगा तुमसे। अब देखो कैसे तुम खेलना सीख रहे हो। तुम कोई भी टॉपिक, चाहे कॉमन एरर हो, चाहे क्लोज से हो, चाहे PQRS हो, यहाँ सब तुमको खिलौने की तरह लगेगा। यहाँ समझ आ गया? V3 है बेटा, V3 बीन प्लस V4, बीन प्लस V3, बस मेरे हो। यानी हैज हैव के बाद तुम नाउन भी लगा सकते हो, नाउन भी। ये सारे पार्ट सही हैं। अब 4 ऑप्शन देखना है, बोलो। आई हैव बीन टीचिंग यू since 2 hours, since जनवरी for 2 hours, है ना? since for नहीं मिला कोई बात नहीं, बस लगेगा कि नहीं बताओ मुझे, सही है ना? यानी इसके बाद V1 V2 ये सब डायरेक्ट नहीं आएगा। सुना गया है जी? V1 V2 V5 सब आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो नहीं आएगा वो भी जानो, आएगा वो भी जानो, तब ना भाई। PQ ये तो पूछता है, और क्या पूछता है? क्लोज टेस्ट में ये सब पार्ट तो आएगा, क्या आएगा? बाहर एक भी नहीं आएगा। प्रैक्टिस में कराऊंगा ना 8 दिन, तुम देखना, तुम हमेशा तुम्हारा एक्यूरेसी का लेवल बढ़ जाएगा तुम्हारा। आज से ही सोच बदल जाएगा। मिटाओ इसको। अगला पार्ट देखो, कहीं भी अगर तुम्हें सिर्फ बीन मिलता हो तो बीन के बाद V3, बीन के बाद V4, बीन के बाद नाउन, बीन के बाद एडजेक्टिव, बीन के बाद V1 V2 V5, गलत। ठीक है, ये सब चेक करना ऑप्शन में। V3 जब रियल चीज जो होगा तो एक्टिव होगा, डूअर और लिविंग होगा। अनरियल जो होगा वो क्या होगा? नॉन डूअर और नॉन लिविंग होगा। ये ध्यान देना है। ये सब आ सकता है, ये V2 V5 नहीं है, गलत हो जाएगा। ये सब ट्रिक्स है जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब ग्रामर पढ़ोगे धीरे धीरे सब समझ में आएगा। अभी तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बार लिखा हुआ मिल जाएगा। फिर जब पढ़ाऊंगा क्लास में आप धीरे धीरे आओगे तो हर चीज़ पता चलेगा कि बिन क्या है, V2 क्या है, V3 क्या है, सब क्लास में आपको धीरे धीरे दिखता जाएगा। अभी तो आपके बैच में 1-2 क्लास हुआ ही मात्र, पढ़ाया क्या? अभी तो बैच शुरू ही हुआ है जस्ट। मिटाओ इसको। अगला कॉन्सेप्ट, कहीं भी तुम्हें 2 मिले तो आगे देखो V1 है कि नहीं। कहीं भी तुमको 2 मिले, B प्लस V3 है कि नहीं। ये हो गया तुम्हारा एक्टिव में, ये हो गया पैसिव में। ठीक है, ध्यान रखना। 2 के साथ क्या चेक करना है? V1। कहीं तुम्हें बीइंग मिल जाए तो बीइंग के बाद कुछ नहीं आता, सीधा वर्ब का 3rd फॉर्म आता है। इससे 2 बार क्वेश्चन पूछा है बीइंग वर्ड से। और लड़का V4 भी लगा रहा है, बीइंग V4, असंभव है वो सब चीज़। बीइंग के बाद V4 कभी नहीं आता, यानी बीइंग के बाद हमेशा V3। अगर तुमको V4 V1 V2 V5 कुछ भी लगा, सब गलत होगा।
अब ये सब को क्या था, कॉन्फिडेंस देगा। चाहे कॉमन एरर बना रहे हो तो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हो तो, कहीं भी तुम बना रहे हो, बीइंग वर्ड कहीं मिले, हमेशा हमें कहा V3 आता है। अब तुमको V1 लिखा मिल जाएगा, V2 मिल जाएगा, V5 मिल जाएगा, V4 मिल जाएगा, काट देना तुम आखिरी बात। ये सोचना ही नहीं कि क्या राइट क्या रॉन्ग, ये ट्रिक्स है। इस ट्रिक्स के माध्यम से ऐसा है तो गलत है, काटो इसको सीधा, नो क्वेश्चन, कोई दिमाग लगाना ही नहीं, गलत है। अब दिमाग क्यों नहीं लगाना, क्योंकि अभी तुम पढ़े नहीं हो। जब तुम क्लास में आओगे, जब तुमको पढ़ाऊंगा टेंस, वॉइस, नरेशन, जब तुमको टॉपिक पढ़ाऊंगा, फिर वहाँ पे दिमाग खुलेगा तो और मोक्ष मिलेगा। समझाया चीज। अब हेडिंग ए था बेटा ट्रिक्स, अब आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं मेथड। हेडिंग बनाइए मेथड्स। ट्रिक्स खत्म हो गया, मेथड पे आइए। इतने ट्रिक्स वाइल मतलब दीज ऑल टाइप्स ऑफ ट्रिक्स यू हैव टू रिमेंबर वाइल सॉल्विंग द क्लोज टेस्ट। जब आप क्लोज टेस्ट बनाओगे तो ये सारे ट्रिक्स आपके दिमाग में दौड़ना चाहिए बिल्कुल बिजली की तरह, तब आप सोचोगे, तब आपका क्लोज टेस्ट कैलकुलेसी बनेगा। एक दिन में सारे रूल्स दिमाग में नहीं आएंगे, धीरे 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 दिमाग में आएगा, एक एक करके प्रैक्टिस से। जब हम प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करेंगे, देखो बेसिकली सब कुछ करना आपको ही है, एक भरोसे की ज़रूरत होती है। जैसे कहीं भी तुमको लंबी यात्रा पे जाना हो, घूमने फिरने जाना हो, और कल्पना करो मान लो कोई घर हो, अंधेरा अंधेरा घर कमरा है, बहुत दिन से लॉक लगा था, तुमको अकेले जाना है, चाहे उजाला ही क्यों दिन का रहा हो, तुम अकेले लॉक खोलोगे, तुमको अंदर से कांपोगे, डर लगेगा तुम्हें। तुम वहीं पे 5-7 लोग हो, फिर दरवाजा खोल कर आराम से सब घुसोगे, भले किसी को सांप बिच्छू काट ले इशू नहीं है, लेकिन अकेले अगर जाओगे, एक बिच्छू भी अगर कहीं दौड़ रहा है, तुम्हारा पूरा शरीर कांप जाएगा। और वहीं पे तुमको बिच्छू मिल जाए तो उसे मसलते हुए आगे निकल जाओगे। यूनिटी वो चीज़ है, यानी आपको बल कहाँ से मिला, 2-4 लोग को होने से। मुझे पता है क्लोज टेस्ट बनाओगे तुम, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा कि बताओ बेटा मैं हूँ, और वही मेरा साथ होना, जो एक्सप्लेन करूंगा मैं, समझाऊंगा, वही तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस डाल देगा, और वही तुम्हारा एक्यूरेसी लेवल बढ़ जाएगा। एग्जाम तुम्हारा कोर्स समाप्त होते होते तुम भारत किसी एग्जाम में बैठ जाओ और वह 180 नंबर लेकर आ जाओ, बस में रहो। तो किसी एग्जाम में बैठो, क्लोज से पूछे, कॉम्प्रिहेंशन पूछे, जंबल पूछे, तो आपका नंबर अव्वल आना चाहिए, टॉप रैंक का होना चाहिए, पीछे नहीं। पीछे होगे तो मेरा स्टूडेंट होने का फायदा क्या है। आगे बढ़िए। मेथड्स। अब मेथड क्या कहता है, तो मेथड वह चीज़ है जो आप पेड़ पौधे में खाद और पानी डालते हो, उसे मेथड कहते हो, ट्रिक्स नहीं है। अब मान लो आम के पौधा में फल लगना है अभी, अब तुम खूब खाद में पिरो दो उसको, तो फल लगेगा नहीं लगेगा। तो मेथड है कि धीरे धीरे काम करते रहिए, जब समय आएगा तो आपको फल जरूर देगा। और ट्रिक्स कहता है कि इंजेक्शन डाल दो, निकल जाएगा फल कहीं ना कहीं से। नहीं होता कभी कभी खरबूजा अगर नहीं पका तो इंजेक्शन, आजकल ट्रिक्स के लोग काम करते हैं, मीठा नहीं फिर भी इंजेक्शन डाल के मीठा बना रहे हैं। सुनने में तो यही आ रहा है, लोग मैंगो में क्या क्या डाल दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग डालते बालते रहते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। क्या ध्यान दीजिए। तो हमने कहा कि ट्रिक्स की बात की क्या करें, मेथड की बात करेंगे। तो मेथड्स क्या कहता है, इसे जानने का प्रयास करिए। तो मेथड जो है एक लॉन्ग प्रोसेस है। कैसे, यह भी जानना जरूरी है। तो इसके लिए लिखो चूज द आर्टिकल्स, चूज द आर्टिकल्स फॉर रीडिंग, चूज द आर्टिकल फॉर रीडिंग, चूज द आर्टिकल फॉर रीडिंग, यानी आर्टिकल चुनो। किस लिए चुनो, फॉर रीडिंग, पढ़ने के लिए, यानी रीडिंग के लिए आपके पास होना चाहिए रीडिंग हैबिट। सबसे पहला पार्ट हमने क्या दिया था बच्चे, कि रीड द होल पैसेज केयरफुली, बोलो, कहा था ना, पूरे पैसेज को सावधानी से पढ़ो। क्यों भाई, क्योंकि यू शुड नो पैसेज कहाँ जाना चाहता है, इकोनॉमी का है, हिस्ट्री का है, पॉलिटी का है। ध्यान देना, अगर मान लो कोई लड़का क्लोज टेस्ट पढ़ रहा है, वहाँ पे कहीं दिख गया व्हेन सॉन्ग, गॉट माई पॉइंट, क्या दिख गया, व्हेन सॉन्ग। और जो लड़का हिस्ट्री ऑनर्स कर रहा हो, अंग्रेजी नहीं आता उसको, लेकिन व्हेन सॉन्ग पढ़ लिया उसने, अब बताओ कि व्हेन सॉन्ग पढ़ने वाला उसकी दिमाग खुलेगा ना, अरे ये व्हेन सॉन्ग का ही पूरा पैसेज है, उसी के इर्द गिर्द है। अब उसी के इर्द आइडिया लगा करके वो पैसेज में एक्यूरेसी बढ़ जाएगा उसका। सपोज कैसे भाई, जैसे मान लो तुम मुंबई जा रहे हो,
तुम आज तक मुंबई नहीं गए हो और तुमको जाने का मौका मिले, यकीन मानो तुम 10 बार पूछोगे कहाँ उतरेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ होटल मिलता है, कहाँ क्या मिलता है, 10 बार पता करोगे और पूरे रास्ता भर तुमको टेंशन होगा कहाँ उतरना है, कहाँ बैठना है, लोग कैसे पता नहीं कोई सामान चुरा ले, सब संभाल के देखते रहोगे पैसा वैसा कहाँ है कि नहीं बोलो। पूरे रास्ता वहाँ उतरोगे तो भी सावधानी से बैग पकड़े रहोगे, कौन लड़का आदमी अनजान सब है। लेकिन अगर मुंबई में एक भी आदमी तुम्हारा परिचित का होगा, एक भी कोई, चाहे वो नल्ला ही क्यों ना हो, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो, अमीर उससे मतलब नहीं है, मतलब कोई भी आदमी एक परिचित का होना चाहिए बस कि वहां पे रहता है, तुम सीधा आंख बंद करके उसी के पास जाके रहोगे। वो भी मुंबई आज तक नहीं घूमा, सारा काम तुम्हें ही करना पड़ रहा है, लेकिन साथ में हो गया तो क्या मिला तुम्हें, सहारा मिल गया। वही साथ होता है, वही रीडिंग हैबिट है। अब तुमने रीडिंग हैबिट तुम्हारे अंदर डेवलप है, कोई भी अंग्रेजी में लिखा हुआ चीज तुमने पढ़ लिया, पहले से टेंडेंसी बनी है, आदत बनी है, तो ये तुमको उस आदमी की तरह सहायता करेगा कि अनजान जिस तरह रहते हैं और कुछ हेल्प कर जाता है, वही अगर पढ़ा हुआ, जो कभी कभी बचपन का पढ़ा हुआ भी काम आ जाता है, तो उसी प्रकार जब तुम रीडिंग हैबिट रहेगा, कहाँ से पढ़ोगे, NCERT। NCERT, अब मान लो हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, तो NCERT में कोई किताब पढ़ते रहो, रीडिंग हैबिट कोई भी नॉवल हो, NCERT पढ़ते रहो। उससे होगा क्या कि मान लो टॉपिक अगर हिस्ट्री का, पॉलिटी का पूछा तो आइडिया मिल जाएगा हमको, तो उसे क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प मिलेगा ना। NCERT के साथ तुम पढ़ लो टेल मी व्हाई। अब टेल मी व्हाई हर महीने अलग अलग निकालता है, कभी पॉलिटी का, कभी हिस्ट्री का, कभी इकोनॉमी का, कभी साइंस टेक का, तो इसमें तुमको वैरायटी मिल जाएगा। 20-25 रुपए का मैगजीन है, तो कोई बड़ा चीज तो है नहीं। तीसरा, योजना पढ़ लो। चौथा, कुरुक्षेत्र पढ़ लो। पांचवा, न्यूज़पेपर पढ़ लो। छठा, अगर अंग्रेजी तुम्हारा बहुत ही पुअर है, अभी अंग्रेजी योजना कुछ तो नहीं समझ पाते, बिल्कुल ही लेवल 0 है, तो चंपक पढ़ लो। क्यों, हंसने की बात नहीं, चंपक भी बहुत एडवांस है, पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा तुमको, तो यहाँ शुरुआत कर लो। लेकिन चंपक पढ़ोगे तो माइंड में एक आइडिया ये जाएगा, मैसेज कि हम बेसिक पढ़ रहे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग। जैसे किसी कुश्ती लड़ना हो, सामने वाला कमजोर दिख रहा है, भले वो स्ट्रांग हो, तो दिख रहा है तो अंदर से कॉन्फिडेंस, इसको तो मैं पछाड़ी दूंगा, बस में रहो, तो ऐसा कॉन्फिडेंस आता। तो ये पता है कि चंपक आसान चीज़ है, लेकिन कभी कभी जब पढ़ोगे तो दिमाग नहीं काम करेगा इसमें भी, क्योंकि कहानी का बुक होता है इसमें, लेकिन पढ़ो जरूर। यानी 1 2 3 4 5 6 ये 6 बुक्स आपके टेबल पे होना चाहिए, क्योंकि ये हेल्प कहाँ कहाँ करेगा, क्लोजेस्ट कॉम्प्रिहेंशन, PQRS हर चीज़ में हेल्प करेगा, स्पीकिंग राइटिंग हर जगह हेल्प करेगा, क्योंकि ये हेल्प बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हेल्प उस तरह से करेगा कि खाद पानी डालते रहो, फल मिलेगा जरूर, ये तय बात है, चाहे 1 महीने मिले चाहे 2 महीने मिले, इसे आपको रीडिंग हैबिट करते रहना है। पहला मेरे समझ में आया, कोई दिक्कत? हेडिंग लिखो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये तो बेटा घर का खुराक दिया, जब वो करना, अब तुम कितना करोगे तुम जानो। हेडिंग लिखो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब मैं कुछ आपको कंजंक्शन दे रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स आपको लिखवा रहा हूँ, जिसके तहत आप सीखोगे, समझोगे। तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला पॉइंट्स लिखो, अपोजिट सेंस कंजंक्शन। इसको उतारा कि नहीं, लिख लो, वरना कहो किताब का नाम ही नहीं पता था सर। लिखो, अपोजिट सेंस कंजंक्शन, अपोजिट सेंस कंजंक्शन, अपोजिट सेंस कंजंक्शन। जैसे समझो बेटा, जैसे मान लो यहां पे तुमने ये लाइन पढ़ा, ठीक है, अब यहां पे 1 नंबर में फिल इन द ब्लैंक से यहां पढ़ा। अब समझो यहाँ पे लाइन कुछ और दिया, यहाँ पे लाइन मान लो यहाँ पे कहे कि राम इज इल, राम इज इल, और अगला लाइन है कि ही
इज गोइंग टू हॉस्पिटल, ही इज गोइंग टू सिनेमा। अब बोलो दोनों मीनिंग कॉन्ट्रास्ट है कि नहीं? भाई बीमार है तो हॉस्पिटल जाना चाहिए था, बीमार है तो कहाँ जाना चाहिए था? हॉस्पिटल। बीमार है तो रेस्ट करना चाहिए था, तो ये कह रहा है गोइंग टू सिनेमा, तो सिनेमा जा रहा है। तो कोई ऐसा वर्ड यहाँ डालें जो दोनों को जोड़ दे, तो इसे कहते हैं अपोजिट सेंस कंजंक्शन, जो विपरीत को भी एक साथ मिला दे। कभी कभी पति पत्नी विपरीत नेचर के होते हैं, फिर भी मिलाप होता है, लास्ट में क्या कर, मजबूरी हो जाता है समटाइम्स जीवन के साथ खेलना, भले पूरा जीवन रोना पड़े लेकिन रहना पड़ता है कि नहीं। तो अपोजिट सेंस कंजंक्शन लिखो, क्या क्या इसमें आता है, लिखो पहला वर्ड दो, THOUGH, दो अब्लिक ऑल दो। तुम ऑल दो से किसी को जोड़ दो, ही इज रिच ऑल दो ही वेंट टू सिनेमा, ही इज इल ऑल दो ही वेंट टू सिनेमा, कुछ मर्जी। तो क्या लिखा, दो अब्लिक ऑल दो, दो का स्पेलिंग THOUGH, THOUGH अब्लिक ऑल दो, ALTHOUGH, दो अब्लिक ऑल दो। इसका हिंदी होगा इसके बावजूद भी, हाँ इसके बावजूद भी या फिर भी, इसके बावजूद भी या फिर भी, वह बीमार है फिर भी सिनेमा देखेंगे आप, तो दो अब्लिक ऑल दो। इसी में दूसरा पॉइंट लिखो, अपोजिट सेंस में ही दूसरा पॉइंट लिखो, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ अब्लिक डिस्पाइट, DESPIT डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ अब्लिक डिस्पाइट अब्लिक ब्यूटी बट, अब्लिक ब्यूटी बट अब्लिक हाउएवर, हाँ स्टार्टिंग से, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट में ऑफ लगा दो, अब्लिक डिस्पाइट, डिस्पाइट में ऑफ मत लगाना, एग्जाम का ये भी कई बार बनता है क्वेश्चन, डिस्पाइट में ऑफ लगा देगा, डिस्पाइट में ऑफ लगा देगा, लड़कों की लगी आदत, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट में ऑफ लगाया था एग्जामिनर, हो गया गलती, तो डिस्पाइट में ऑफ नहीं लगता, कॉमा नेवर, कहाँ लिखा जी, बट हो गया, बट के बाद हाउएवर, हाउ के बाद येट, YET, येट के बाद स्टिल, STILL, स्टिल के बाद नेवर द लेस, नेवर द लेस, नेवर द लेस, कहाँ तक लिखा बोलो ना, अभी वहीं हो। अगला वर्ड है BUT, बट, बट के बाद है हाउ एवर, HOW हाउ एवर, के बाद है येट, YET येट, येट के बाद है स्टिल, STILL स्टिल, स्टिल के बाद है नेवर द लेस, एक ही शब्द है, NEVER नेवर, उसमें जोड़ना है TH द, उसमें LESS लेस, सबका मतलब लिखो इसके बावजूद भी, सबका मतलब इसके बावजूद भी। अगला हेडलाइन डालो, रीजन शोज कंजंक्शन, रीजन लॉजिक दिखाता है, रीजन शोज कंजंक्शन, रीजन शोज कंजंक्शन, कारण दिखाने वाले कंजंक्शन, रीजन शोज कंजंक्शन, कारण दिखाने वाले कंजंक्शन। लिखो बिकॉज, BECAUSE बिकॉज, कॉमा सिंस, बिकॉज कॉमा सिंस, कॉमा एज, कॉमा फॉर, हिंदी हुआ क्योंकि, क्योंकि। इसमें दूसरा पॉइंट लिखो, बिकॉज ऑफ, फॉर, ए फॉर, हिंदी हुआ क्योंकि। इसमें सेकंड पॉइंट लिखो, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू, OWING, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू, ये सबका हिंदी होगा के कारण, के कारण, के कारण, ओइंग टू, OWING, OWING, ओइंग टू, OWI, ओइंग टू। नंबर लास्ट लिखो, रिजल्ट सोच कंजंक्शन, हिसाब का हिंदी होगा के कारण, के कारण। अगला हेडिंग डालो, रिजल्ट सोच कंजंक्शन,
रिजल्ट परिणाम दिखाने वाले, रिजल्ट शोज कंजंक्शन, परिणाम दिखाने वाले कंजंक्शन, रिजल्ट शोज कंजंक्शन, परिणाम दिखाने वाले कंजंक्शन, रिजल्ट शोज कंजंक्शन। लिखो देयरफॉर, सो, हेंस। देयरफॉर, सो, देयरफॉर के बाद सो, सो, HENC, हेंस। ये सबका हिंदी होगा इसलिए, इसलिए देयरफॉर, सो, हेंस, ये सबका हिंदी होगा इसलिए। समझ में यहाँ तक? कहाँ लिखना है? हाँ ऑब्लिक, ऑब्लिक। हेडिंग बनाइए, सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स विच आर यूज्ड इन क्लोज टेस्ट। सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स विच आर यूज्ड इन क्लोज टेस्ट। Some important words which are used in cloze test. Some important words which are used in cloze test. Some important words which are used in cloze test. कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो क्लोज टेस्ट में काम आते हैं। ठीक है, पहला शब्द लिखो all, ALL, all। all के बाद some, all, some, any। all, some, any, this, that, these, those, this, that, these, those, this, that, these, those, each, every, either, neither, each, every, either, neither, each, every, either, neither, little, a little, the little, little, a little, the little, little, a little, the little, few, a few, the few, few, a few, the few, something, nothing, anything, everything, something, nothing, anything, everything, quite, QUIT, quite, very, 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 much, 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 many, 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 much, many, no, 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 less, LESS, such, SUCH, like, ALIKE, like, as, only, 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 rather, 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 fairly, 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 rather, fairly, hardly, rather, fairly, hardly, scarcely, SCARCELY, rather, fairly, hardly, scarcely, rarely, SCARCELY, scarcely, rarely, RARELY, seldom, SELDOM, always, ALWYS, ETC। नोट लिखो, NOT, नोट। नोट में लिखो, इसके साथ साथ DSL क्लास नोट से, इसके साथ साथ DSL क्लास नोट से कंजंक्शन प्रीपोजिशन, टेंस वॉइस नरेशन, इसके साथ साथ DSL क्लास नोट से कंजंक्शन प्रीपोजिशन, टेंस वॉइस नरेशन पढ़े जाने की आवश्यकता है। टेंस वॉइस नरेशन पढ़े जाने की आवश्यकता है। नोट नंबर 2, नहीं लिखवाऊंगा तो पढ़ोगे नहीं तुम लोग। नोट 2 हर चीज़ बताना पड़ता है बच्चे की तरह ना। नोट में लिखो, इसके साथ साथ योजना कुरुक्षेत्र ... इसके साथ साथ योजना कुरुक्षेत्र ... जैसे बुक्स भी पढ़े जाने चाहिए।
योजना कुरुक्षेत्र डॉट डॉट जैसे बुक्स भी पढ़े जाना चाहिए। नोट नंबर 3, DSL एडवांस बुक, DSL एडवांस बुक। अब एडवांस बुक में क्या पढ़ना है? इडियम्स फ्रेज, इडियम्स फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, इडियम्स फ्रेज, फ्रेजल वर्ब और वोकैब पढ़े जाने की ज़रूरत है। बेटा सोर्स, देखो व्यक्ति के पास क्या चाहिए? सोर्स चाहिए, सोर्स का नाम बता दिया, क्या क्या चीज़ आपको काम करना है, ट्रिक्स बता दिया। अब आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन सोल्व करने के साथ साथ से सब बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? अब इसका ट्राई करने के लिए 2 क्वेश्चन लिखो। पहले हेडिंग बनाओ टेस्ट, 2 क्वेश्चन लिखो कि कैसे क्यों बताया कि पढ़े जाने की जरूरत है। 2 क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन लिखो, द वर्कर्स वर एंक्सस, द वर्कर्स वर WRE, द वर्कर्स वर एंक्सस, ANXIOUS, द वर्कर्स वर, द वर्कर्स वेयर WRE, एंक्सस ANXIOUS, ANXIOUS, एंक्सस टू गेट, GET गेट, गेट डॉट 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 टू लंच, डॉट डॉट टू लंच, टू लंच। ऑप्शन ए, मान लो हमने किसी क्लोज टेस्ट से उठाया है एक लाइन। अब एक लाइन उठाया है तो क्लोज टेस्ट अगर समझ में नहीं भी आता है और अगर एडवांस बुक लेकर तूने पढ़ा है मेरा वोकैब का, जिसमें एक ही वर्ड के 4 मीनिंग 5 में दिए हुए हैं, तो समझ में आ जाएगा। तो पहला लिखो ऑन, ऑन। दूसरा लिखो अबाउट, अबाउट। तीसरा लिखो ऑफ, OFF। चौथा लिखो अवे विथ, AWAY, अवे WITH, विथ, अवे विथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, 2 लिखो, द सेकेंड वर्ल्ड वार, द सेकेंड वर्ल्ड वार, द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक, BROKE, ब्रोक, द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक डॉट डॉट इन 1939, इन 1939। ऑप्शन ए फॉर, ऑप्शन बी इनटू, ऑप्शन ए में फॉर, बी में इनटू, सी में आउट, डी में ए, सॉरी डी में इन, IN इन। अब 2 हो गया, बोलना किसी को नहीं है, सिर्फ अपने आंसर लगाइए और हाथ उठाइए। सब में आंसर अभी नहीं बोलूँगा तब, ABCD बोलूँगा तब ना हाथ उठाओगे। पहले आंसर लगा लो दोनों में, सोच के 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। लगा दिया? अब बोलो, पहला क्वेश्चन में उठाना साथ हाथ सबको है, जो जिसमें लगाया, यानी कि मौन धारण करके बैठे रहो। मैं बोलूँगा आंसर ये है तो मैं भी सोच रहा था, उठाओगे किसी में नहीं। तो बोलो कितने बच्चों ने आंसर ये लगाया फर्स्ट में? काट दो, गलत है। किसने बी लगाया? काट दो, गलत है। बी में क्या है? अबाउट है ना जी। किसने सी लगाया? किसने डी लगाया? इसका आंसर डी गलत है। इसका आंसर सी होगा, ऑफ, OFF। उठाया था। क्वेश्चन नंबर 2, अब बताऊंगा ऑफ क्यों होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में सेकेंड वर्ल्ड वार, कितने बच्चों ने आंसर फॉर लगाया? फॉर ए में है ना, गलत है। किसने आंसर इनटू लगाया? और ये आंसर नहीं बताऊंगा अभी। किसने इन लगाया? IN इन। किसने आउट लगाया? इसका आंसर आउट होगा। अब देखो, इसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो नोट लिखवाया कि आपको एडवांस बुक से पढ़ना है, एडवांस बुक से ही काम बनेगा।
कहाँ गया किताब? एडवांस बुक से ही काम है, इसमें प्रीवियस से 20 ईयर्स के ये किताब और ये किताब, ये 2 किताब की पूजा करो सुबह शाम। वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेज मास्टरी हो जाएगी बेटा। किताब होने चाहिए पतले पतले पोर्टेबल, कहीं उठा के ले जाओ, बहुत मोटा नहीं बनाया इसलिए हमने वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 कर दिया, दोनों मिलाता तो और मोटे हो जाते। लेकिन 20 ईयर्स का, इससे बाहर ना आज तक आया ना कभी आएगा। इससे बाहर कोई दुनिया में किताब ही नहीं। मार्केट में मिलती है, मार्केट में मिलता है तो सब किताब, DS तक सारी किताब मिलते हैं मार्केट में, तो मिलते हैं, लेकिन खरीदने की जरूरत क्या, फ्री मिल रहा है यहाँ, क्यों पैसा खर्च करेगा? सारे चैप्टर्स वाइज क्लोज टेस्ट के बुक इस तरह के मिलते थे। देखो पतले किताबें भी हैं, लेकिन 250 क्वेश्चन इसमें है, लेकिन हमने अब तीनों को मिला के और बेहतरीन बना दिया है। बस में रहो तो चैप्टर वाइज अलग मिलेगा ना। अब देखो क्यों हुआ, तो ब्रेक इन, अभी कहाँ तो तुरंत 1 मिनट तैयार हो जाता है। ब्रेक इन का मतलब होता है खलल डालना, जबरदस्ती घुसना को ब्रेक इन कहते हैं। ब्रेक आउट का मतलब अचानक फैलना। तो बोलो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अचानक फैला होगा ना, तो ब्रेकआउट हो जाएगा। ब्रेक इनटू जबरदस्ती घुसना, ब्रेक फॉर अवकाश मिलना। तो बोलो आंसर क्या होना चाहिए था, ब्रेक आउट। दूसरा देखो, द वर्कर्स वर एंक्सियस टू गेट। अब वर्कर्स मतलब काम करने वाले क्या थे, एंक्सियस चिंतित थे। अब लंच दिया है तो लंच करने के लिए ना भाई, तो लंच करने का होता है गेट ऑफ, मतलब काम करने में आधिकारिक अवकाश को ब्रेक ऑफ कहते हैं, सॉरी गेट ऑफ कहते हैं। तो गेट ऑफ का मतलब उतरना भी होता है, याद आ रहा है, गेट ऑफ मतलब उतरना भी, और गेट अप का मतलब अवकाश, आधिकारिक अवकाश को भी गेट ऑफ बोलते हैं। तो बोले आंसर क्या हो जाएगा, सी। गेट ऑन का मतलब चढ़ना, प्रगति करना, और गेट अबाउट का मतलब जगह जगह घूमना, और गेट अवे का मतलब कोई गलत काम के लिए पकड़ने से बच जाना, गेट अवे विथ। और आपके पास क्या मिला है, टेस्ट। अब सुनो, ये टेस्ट मिला है तो इसको आपको घर से एक एक क्वेश्चन बना के, 2 सेट है, एक में 15 क्वेश्चन, एक में 5 क्वेश्चन बना के जब लाओगे तो कल अपने टाइम से आपका क्लास चल जाएगा। तो आपको बना करके कल लेते आना है, मैं एक एक बच्चे का चेक कर लूँगा कि बनाया कि नहीं बनाया। फिर मैं एक एक क्वेश्चन को धैर्य बढ़ा दूंगा, क्लास में एक्सप्लेन करूँगा कि आंसर तुमने बी मारा तो सी क्यों नहीं, सी मारा तो डी क्यों नहीं, तो आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पर कल ऐतिहासिक डिस्कशन होगा। और फिर आपका बैच कंटिन्यू चलता रहेगा। तो कल वही कॉपी लेकर आना जो क्लास में चलता है। क्या चल रहा है, नाउन ना, तो नाउन लेके आना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं खूबसूरत क्लास लेकर के।